दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए, अभी तो सिर्फ एनर्जी की क्राइसिस है। कच्चे तेल को लेकर दुनिया के भीतर प्रति बैरल कितने डॉलर होगा, इसको लेकर एक आर्थिक परिस्थितियां संकट में आकर खड़ी हो चुकी है। और दूसरी तरफ अगर ऐसी परिस्थिति इस युद्ध के जरिए उभर कर सामने आ जाए कि जो पूरी बैंकिंग प्रणाली है या शेयर बाजार है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के भीतर जो भी लेन देन होता है वो सब कुछ एक झटके में अगर रुक जाए तो क्या होगा। जाहिर है ये एक ऐसी परिस्थिति है जो युद्ध के आखिरी चरण में किसी देश को अगर ये लगने लग जाता है कि अब उसके अस्तित्व पर खतरा है तो वो कोई भी कदम उठा सकता है। और शायद इस बात के खुले संकेत आईआरजीसी ने यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 28 मार्च को दिए, जब उसने कहा कि यदि आक्रामकता जारी रही तो होर्मुज और लाल सागर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बख्शा नहीं जाएगा। यह बुनियादी ढांचा होता क्या है, आज जरा इसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर वाकई ईरान के अस्तित्व का सवाल आ गया और अपने अस्तित्व को लेकर अगर उसने इस तरीके से समुद्र के उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट कर दी तो न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप, अफ्रीकन कंट्रीज तमाम इसके दायरे में आ जाएंगे और एक झटके में वो पूरा बिजनेस और पूरी इकोनॉमी जो अलग अलग डाटा के जरिए चलती है सब कुछ ठप पड़ जाएगा। यह डराने वाली सिचुएशन नहीं है, यह बताने वाली सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि दरअसल यह युद्ध नहीं है, यह तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। और ईरान कह रहा है यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें पश्चिम एशिया का भविष्य तय होना है, मिडिल ईस्ट के भीतर अमेरिकी फौज रहे या ना रहे उस पर निर्णय लेना है, और खुद ईरान का अपना अस्तित्व भविष्य में क्या होगा उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। और शायद यही वजह है कि आज बहुत तीखे हमले ईरान की तरफ से हुए। जो सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस है उसको निशाने पर लिया गया, एक दो नहीं दर्जनों अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। जो युद्धक विमान वहां पर खड़े थे वो क्षतिग्रस्त हो गए। और इसके अलावे जो यूएसएस गेराल्ड जो कि समुद्र में है उसको भी ईरान ने हिट किया। कुवैत एयरपोर्ट को भी अपने दायरे में ले लिया। परिस्थितियां और कितनी नाजुक हो सकती है और नए अलाइनमेंट क्या होते हैं इसके संकेत भी इससे मिलने लगे कि यूक्रेन ने, वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाकायदा खाड़ी देशों के साथ जाकर और खास तौर पर यूएई और कतर के साथ जो डिफेंस डील की है उसको लेकर उन्होंने जो यूएई में अपना दफ्तर बनाया या फिर वहां पर जो दफ्तर इस लिहाज से काम करेगा कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी कौन सी है जिसमें रूस की तरफ से आने वाले ड्रोन को जेलेंस्की रोक लेते थे यूक्रेन में, और वो ड्रोन ईरान ने ही रशिया को दिया था। तो अब ईरान जब सीधे खाड़ी देशों पे हमला कर रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, और उस दफ्तर पर भी आज निशाना ईरान ने बना लिया। ध्यान दीजिए, रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, यूक्रेन खाड़ी देशों को मदद करने सामने आया, वहां पर निशाने पर ईरान ने ले लिया, यानी युद्ध के अलाइनमेंट भी बड़ी तेजी के साथ शुरू हो चले हैं। आइए जरा एक एक सिलसिले को आज समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि यह भविष्य के दिशा में बढ़ते हुए युद्ध के वो कदम है। अगर वाकई कोई समझौता नहीं हुआ और परिस्थितियां नाजुक होती चली गई तो क्या होगा। सबसे पहले तो यही है कि जो होर्मुज और लाल सागर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का जिक्र हुआ है जिसको बख्शा नहीं जाएगा, इसका जो जिक्र हुआ है यह कितना घातक हो सकता है इसे बताया जाए उससे पहले हमें लगता है एक तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर दरअसल यूएसएस गेराल्ड की है। यह तस्वीर दरअसल सऊदी अरब के उस एयरबेस की है जहां पर ईरान ने अटैक किया। यह प्रिंस सुल्तान एयरबेस है जहां पर अमेरिकी युद्धक विमान भी मौजूद, और उसे अपने निशाने पर ईरान ने ले लिया। हमने जो दूसरी तस्वीर का जिक्र किया अब उसे देखिए। यह दरअसल यूएसएस गेराल्ड जो कि
ईरान की मिसाइल के निशाने पर आ गया। जो ईरान के ये हमले हैं, इससे पहले कभी भी अमेरिकी सेना के ऊपर इस तरीके के हमले इससे पहले कभी नहीं हुए, खास तौर से किसी तीसरे देश में जहां पर अमेरिकी बेस हो, उसके युद्धक विमान खड़े हों या फिर उसका जहाज खड़ा हो, उस पर हमला हो जाए। यह परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं आई जो आज का नजारा उभर कर सामने आया। और शायद इसीलिए यूनाइटेड नेशन ये कहने से अब चूक नहीं रहा है कि दरअसल युद्ध धीरे धीरे युद्ध के हाथों से ही निकल रहा है, यानी ये किस शक्ल में सामने आएगा कोई नहीं जानता है। और जब ये हालात होते हैं तो जो देश संकट में आता है वो फिर आखिरी कदम जरूर उठाता है, अगर कोई समझौता, कोई संवाद ना हो जाए तो। और ये स्थिति इस दौर में बची ही नहीं है क्योंकि यूनाइटेड नेशन की अहमियत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी अलग अलग अलाइनमेंट है वो पहली बार बिल्कुल नए तरीके से बन रहे हैं। तो जरा लौटिए उस परिस्थिति में जिसका जिक्र हमने किया कि दरअसल होर्मुज़ और लाल सागर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बख्शा नहीं जाएगा। इसके मतलब मायने क्या होते हैं? इसके मतलब यह है कि दरअसल समुद्री इंटरनेट केबल को यह काटने की धमकी है। और ये इंटरनेट ट्रैफिक जो होता है 95-97% सैटेलाइट के जरिए नहीं होता है, बल्कि जो समुद्र की तलहटी होती है उससे 1-2 मीटर नीचे जो फिजिकल ग्लास फाइबर्स होते हैं, और एक लिहाज से इनके रेशों के माध्यम से जो अलग अलग सूचनाएं यात्रा करती है, और इसी सूचनाओं के आधार पर बैंकों का लेन देन, शेयर बाजार में होने वाले लेन देन, क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर पृथ्वी पर जो भी आप वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट को आप इस लिहाज से देख रहे हैं कि मार्केट के भीतर जो डाटा आता है और उसके जरिए बैंक, शेयर बाजार, क्लाउड काउंटिंग और इन सब के साथ जो बिजनेस होता है, ये सब कुछ एक झटके में ठप पड़ जाएगा अगर ये केबल काट दी जाए। और IRGC बहुत साफ तौर पर अभी तक सिर्फ टोल का जिक्र कर रहा था, डॉलर के बदले युआन का जिक्र कर रहा था, इसको परमानेंट बनाने की दिशा में बढ़ रहा था। लेकिन यह नई थ्योरी जो निकल कर आ रही है कि IRGC उस दिशा में सोच सकता है, तो जरा इसको एक बारीकी से इसलिए समझे कि वो कौन कौन सी टेली जियोग्राफी है जो समुद्र के नीचे है। और होर्मुज़ कॉरिडोर में तो फैल्कन, गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल, यूरोप इंडिया गेटवे, CME-V6, AAE-1, फ्लैग, ये सभी केबल नीचे से गुजरती है। तो क्या ये सब अब खतरे में है? और अगर रेड सी की दिशा में जाइएगा तो वहां पर EIG, AAE-1, ये दरअसल अलग अलग केबलिंग और सूचनाओं का जो प्रवाह है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी कही जाती है उसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। सीकॉम, SMW456, ये तीनों अलग अलग क्वालिटी होती है। INEWE, 2 अफ्रीका पर्ल्स, क्या यह भी खतरे में है? क्योंकि यह सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट या रीजनल वार नहीं है, यह इंटरनेशनली और ग्लोबली चीजों को प्रभावित करने की दिशा में बढ़ चुका है। और यह एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका को जोड़ने वाला ये जो पूरा सिस्टम है, इसको इसलिए महत्वपूर्ण समझिए क्योंकि यह ग्लोबल डिजिटल कॉमर्स कनेक्टिविटी का ये बैकबोन होता है जो समुद्र की तलहटी से 2 मीटर नीचे उस केबल को ले जाया जाता है। तो क्या अगर अपने कब्जे वाले समुद्र के नीचे इस केबलिंग को अगर ईरान के सामने संकट गहराएगा तो क्या IRGC इसको काट देगा? तब अमेरिका की कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो बहुत झटके में इसको प्रभावी कर देगी, यानी इससे होने वाले असर को रोक पाएगी? शायद इसको लेकर बेचैनी अमेरिका के भीतर भी है। यह नया सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और उन सब के बीच अब ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका है। बाकी दुनिया के देशों को पता नहीं अब उनकी भूमिका क्या होगी, लेकिन अगर यूक्रेन खाड़ी देशों से समझौता कर रहा है और आज जब निशाने पर ले लिया गया
जो यूक्रेन के दफ्तर को वहां खोलकर यह मैसेजिंग की गई कि अब लगभग 10 साल का समझौता जो हो गया है उसको लेकर आने वाले वक्त में कतर और यूक्रेन रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और अब हमलों को रोका जाएगा। यह मैसेज रूस के पास भी गया होगा। रूस इस दौर में ईरान के साथ खड़ा है। ईरान युद्ध में तो शामिल नहीं है, वो अपना युद्ध लड़ रहा है, रूस अपना युद्ध लड़ रहा है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही एनर्जी का सवाल आया वैसे ही एनर्जी के अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर रशिया ने बैन कर दिया, कहा अब यूरोप को नहीं बेचेंगे। इसी प्रक्रिया में चाइना आकर खड़ा हो गया, उसने भी कहा हम नहीं बेचेंगे। यह संकट सिर्फ ऑयल गैस तक नहीं बल्कि अन्य दूसरे प्रोडक्ट्स पर पड़ने लग गया। यहां तक कि जो चिप्स बनती है जिसमें हीलियम गैस की जरूरत होती है उस पर पड़ गया। कतर की मुश्किल यह है कि वो बिल्कुल ईरान से सटा हुआ है और खास तौर से जो नेचुरल गैस फील्ड है वो दोनों भी सटे हुए हैं, इसीलिए उसको समझौते की जरूरत थी। एक तस्वीर दिखलाते हैं आपको जिसमें जेलेंस्की जब मिडिल ईस्ट के देशों के बीच पहुंचे और उसके बाद जो हस्ताक्षर हुए 10 साल के डिफेंस डील को लेकर। यह तस्वीरें डिफेंस डील की है यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन की डिफेंस साइट जो यूएई में है उसको निशाने पर ईरान ने ले लिया। यानी मैसेज बहुत साफ है, हर दुश्मन के साथ खड़े देश और उसकी मदद करने वालों के कोई भी बेस अगर उसके रेंज में आएंगे तो वह निशाने पर ले लेगा। ओमान कोस्ट पर भी हमला हुआ जहां पर अमेरिकी वेसल को टारगेट पे लिया गया। अबू धाबी में यह हमला हुआ, सऊदी अरब में भी हमला हुआ, यह बहरीन और जॉर्डन में भी हमला हुआ। यह मैसेज बहुत साफ है कि दरअसल यह वार उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहा है जहां पर ईरान किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि उसके अपने अस्तित्व का सवाल है। और इसके ठीक समानांतर इजराइल भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे एक पीस प्रोसेस की दिशा में अमेरिका बढ़ने की कोशिश क्यों ना करे। बकायदा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये कहने से चूके नहीं कि हम उस पीस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, हमें तो समझ में आ रहा है किसे टारगेट पे लेना है। यानी उनकी यह बात, और दूसरी तरफ ईरान द्वारा टारगेट में जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों को लिया जा रहा है उसमें कुवैत के एयरपोर्ट को भी आज निशाने पर लिया गया। इस तस्वीर को देखिए। तो एक महीने के बाद युद्ध उस मुहाने पर पहुंच चुका है जहां पर अब ईरान कहीं ज्यादा घातक धीरे धीरे इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो अपने उन्नत हथियारों का इस्तेमाल करने लगा है। और ये उन्नत हथियार सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि यमन और लेबनान दोनों जगहों से भी इजराइल को निशाना बना रहे हैं। और ईरान अपने तौर पर चाहता है कि कहीं ज्यादा उसके टारगेट पर वो अमेरिकी बेस हों, वो अमेरिकी सैनिक हों, वो अमेरिकी सैनिक जो लौट भी रहे हों फिर भी उन्हें निशाने पर लिया जाए, क्योंकि यह मैसेज अमेरिका को देना है, दुनिया को देना है, क्योंकि दुनिया के सुपर पावर से ईरान लड़ रहा है। इसीलिए इजराइल को लेकर उसके जहन में बहुत सवाल नहीं है। और शायद यही वजह है इजराइल चाहे कह रहा हो कि हम टारगेट को लेंगे ही नहीं और हम पीस प्रोसेस का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, जिस दिशा में अमेरिका बढ़ रहा है। यानी दो मैसेज बहुत साफ तौर पर है। कल पाकिस्तान में बकायदा तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वो प्रतिनिधि पहुंचेंगे जो ये मानकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थता करने की दिशा में कदम उठा चुका है, क्योंकि वह सीधे तौर पर किसी पक्ष में शामिल नहीं है। पाकिस्तान के भीतर कोई अमेरिकी बेस नहीं है, ईरान की सीमा उसकी सीमा से लगती है, एक अच्छे संबंध दोनों देशों के बीच है, इस्लामिक कंट्री के नाम पर भी है। यानी ईरान अरब दोनों के साथ अच्छे रिश्ते अपने तौर पर पाकिस्तान लगातार दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की उलझन कई स्तर पर इसलिए भी है क्योंकि वो सऊदी अरब के साथ एक डील कर चुका है, किसी पर खतरा होगा तो दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे, जैसे नाटो बना था।
अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में दूसरा हिस्सा जो ईरान के हिस्से में आता है, वह इसलिए कहीं ज्यादा खतरनाक होते चला जा रहा है क्योंकि इन सब के बीच ईरान इस हकीकत को समझने लगा है कि दरअसल होर्मुज़ रूट का बंद होना पूरी दुनिया का दबाव अमेरिका पर है कि वो अपने हाथ पीछे खींच ले। और अमेरिका अपने हाथ पीछे खींचेगा तो इसका मतलब बहुत साफ है कि दुनिया भर में जो भी युद्ध होंगे या जो भी संकट आएगा उसमें ट्रंप अब समाधान नहीं दे पाएंगे, जिसका जिक्र अक्सर वो पहले किया करते थे। और अगर यह परिस्थिति ट्रंप के सामने आ जाएगी तो वो कहीं ज्यादा एग्रेसिव होकर क्या हमले ईरान पर शुरू कर देंगे। तो उससे पहले ही ईरान एग्रेसिव होकर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर रहा है और जिस समुद्र की तलहटी में बिछे हुए केबल्स तक पहुंचने की सोच उसकी आ चुकी है, यह खतरे की घंटी शायद अब गूंजने लगी है वाशिंगटन में भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।